हेलो स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी की क्लास लाए हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम लोग दरोगा और 71वीं जो बीपीएससी आने वाला है, हम उसी को देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन मतलब होता है सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कोशिकीय संगठन किसे कहते हैं? तो सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। मतलब सभी जीवों, जितना भी जीव जंतु है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। क्योंकि कोई भी शरीर का जो निर्माण होता है वह सेल के जुटने से ही निर्माण होता है, ठीक है। यह जीवों का एक निर्धारित लक्षण है, जो है कोशिकीय संगठन जो है, यह जो जीवों को एक निर्धारित लक्षण भी है, ठीक है। हम आप लोग उपापचयन पढ़ते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय क्रिया कहते हैं। उपापचय क्रिया या उपचयन क्रिया किसे कहते हैं जी? तो जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के सम्मिलित रूप को उपापचय क्रिया कहते हैं, अर्थात मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। एक उपचयन होता है और एक अपचयन होता है, ठीक है। उपचयन का इंग्लिश बोलते हैं एनाबॉलिज्म, उपचयन को बोलते हैं एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और अपचयन को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि उपचयन और अपचयन किसको कहते हैं, ठीक है। जब अपचयन अपचयन इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जब जटिल अणु का निर्माण होता है ना, जब सरल से देखिए, सरल अणु से सरल अणुओं से जटिल अणु का निर्माण होता है। जटिल अणु का निर्माण देखिए, उपचयन किसको कहते हैं? मतलब सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। जटिल अणुओं का निर्माण होता है, उसे उपचयन कहते हैं। जैसे वृद्धि मतलब ग्रोथ। जैसे कि अब क्या हुआ, सरल अणु मतलब साधारण से जुट कर क्या बना है, जटिल में बना, तो उसको क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं उपचयन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। देखिए, अपचयन किसको बोलते हैं? अपचयन हो गया, अपचयन किसको बोलते हैं जी? अपचयन देखिए, अपचयन अपचयन मतलब ये क्या होता है, जटिल अणुओं से सरल अणु का निर्माण होता है। सरल अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, अपचयन क्या है? जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण होता है, उसको अपचयन कहते हैं। समझ गए ना? उसको क्या कहते हैं?
जहां दे लिखा हुआ है, इस क्रियाओं द्वारा सजीवों का शरीर में जटिल अणुओं टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं तथा उस ऊर्जा को मुक्त करते हैं, जैसे श्वसन। श्वसन ये सब क्या है? ये सब जो है जटिल अणु से टूटकर सरल अणु में बदल जाता है, उसी को कहते हैं अपचयन कहते हैं। उपचयन क्या होता है? सरल अणुओं से जटिल जटिल अणुओं का निर्माण होता है, उसको उपचयन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। वृद्धि, हम लोग वृद्धि के ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। इस क्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिका के निर्माण करता है। जैसे बात के लिए हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग को सभी क्या करता है? ग्रोथ करता है। और इसी कारण हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं ताकि हम लोग का शरीर वृद्धि करे, कुपोषण का शिकार ना बने। और सबसे ज्यादा क्या खाने से ग्रोथ करता है जी? तो पनीर। पनीर खाने से बहुत ज्यादा शरीर ग्रोथ करता है, सेल बहुत बहुत ज्यादा बनता है पनीर खाने से। ठीक है, आइए प्रजनन। प्रजनन क्या है? सजीवों द्वारा अपने समान जीवों का जन्म देता है, उसे प्रजनन का। सजीव जो है अपने समान मतलब कि अपने जैसा, जैसे मनुष्य। तो अब बात करिए, जो मनुष्य है, अब मनुष्य प्रजनन लिया है, जन्म लिया है, तो मनुष्य जैसा दिखाई देगा। अब कोई जानवर है, अब से कोई घोड़ा का बच्चा तो घोड़ा जैसा ही दिखाई देगा, जब कोई गधा का बच्चा तो गधा जैसा ही दिखाई देगा। वही बोल रहा है कि प्रजनन किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा अपने समान, मतलब जिस तरह है अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता ही प्रजनन कहलाती है। ठीक है, यह जीवों का मुख्य गुण है। ठीक है, अब आइए चेतना। चेतना के बारे में बोलेंगे, यह सजीवों को निर्धारित करने वाला गुण है। इसके अंदर संवेदनशील आती है। चेतना क्या है? चेतना देखिए, चेतना जो है चेतना है, देखिए यह सजीवों को निर्धारित करने वाला गुण है। इसके अंतर्गत संवेदनशील आती है, अर्थात सभी जीवों में अनुभूति करने एवं से प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व एवं रासायनिक पदार्थ आदि के प्रति क्षमता होता है। बताइए, अब कोई भी मनुष्य को या कोई भी जीव जंतु जितना है उसके अंदर चेतना का शक्ति होती है। उसके अंदर ताप, ठंडा, गर्म सब क्या होता है? उसके अंदर पहचानने की क्षमता होता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि पादप और जंतु में क्या अंतर है। पादप और जंतु, पादप और जंतु, पादप और जंतु के बारे में हम लोग अंतर देखेंगे कि पादप में क्या अंतर पाया जाता है और पादप में क्या अंतर पाया जाता है और जंतु में क्या अंतर पाया जाता है। हम लोग इसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए एक तरफ पादप एवं जंतु में अंतर, पादप और जंतु में अंतर। ठीक है, एक तरफ लिखिए विशेषता, विशेषता। ठीक है, एक तरफ लिखिए पादप, एक तरफ लिखिए जंतु। ठीक है, अब देखिए एक तरफ क्या लिखे? पादप, एक तरफ क्या लिखे? जंतु। ठीक है, अब हम लोग कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। क्या पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है? आप लोग जवाब दीजिए। तो पादप में कोशिका कोशिका भित्ति
पाई जाती है। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। जैसे सेल्यूलोज, नहीं, पादप में कोशिका भित्ति क्या होता है, पाई जाती है। कि जो पादप की जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है, पादप की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, पादप पादप की कोशिका कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के बारे में लोग पढ़ रहे हैं जी। ये पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप में कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं कि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। जो पादप की जो कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी होती है जी, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें देखिए, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु में कोशिका भित्ति, इसकी जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसकी जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। देखिए, कोशिका भित्ति, पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप की जो कोशिका भित्ति, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसकी जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, अब इसकी जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। किसमें, जंतु में पाई जाती है। आप लोग दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्लोरो क्लो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। समझे, क्लोरोप्लास्ट पादप में क्या पाया जाता है जी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा क्या होता है, हरा होता है। पौधा समझे, क्लोरोफिल के कारण पादप क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है पादप पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण पौधा क्या होता है, हरा होता है। इसमें किसमें, जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
पादप में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा हरा होता है, जबकि जंतु में जंतु में इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति पादप की पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज के बनी होती है, जबकि इसकी कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा होता है पौधा, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में क्या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। आगे देखिए, ठीक है, आगे हम लोग देखिए रसधानी आगे हम लोग देखिए आगे हम लोग देखेंगे रसधानी के बारे में। आगे देखिए, तीसरा है रसधानी। ठीक है, पादप में रसधानी पादप की जो है पादप कोशिका में देखिए इधर पादप कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। समझ गए ना। पादप में बड़ी जो कोशिका द्रव्य से भरी होती है, जो कोशिका द्रव्य से भरी होती है। रसधानी पादप कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, जो कोशिका द्रव्य से भरी होती है। जो किसका होता है? कोशिका द्रव्य से भरी होती है। जबकि जंतु में कोशिका पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी होती है। जबकि जंतु में छोटी रसधानी पाई जाती है। छोटी रसधानी पाई जाती है। ठीक है, रसधानी के बारे में पढ़ रहे हैं कि पादप कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, जो कोशिका द्रव्य से बड़ी होती है, जबकि जंतु में रसधानी छोटी होती है। इसकी तुलना में क्या होता है? छोटी होती है। अब आइए तारकाय, चौथा है तारकाय। तारकाय के बारे में कुछ पादप में अनुपस्थित होती है। तारकाय जो है, तारकाय देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं तारकाय चौथा तारकाय। ठीक है, कुछ पादप में तारकाय छोटी होती है। ठीक है, छोटी होती है। ठीक है, कुछ पादप में तारकाय छोटी होती नहीं, सॉरी, अनुपस्थित होती है। कुछ पादप में तारकाय अनुपस्थित
अनुपस्थित होती है। समझे ना? कुछ पादप में जो तर्का अनुपस्थित होती है, जबकि 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 जंतु में जंतुओं में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है। समझे ना? तारकाय जो है तारकाय कुछ पादप में तारकाय अनुपस्थित होती है, जबकि जंतुओं में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है। ठीक है? तब कोशिका विभाजन में क्या करता है? तारकाय जो है जंतु में तारकाय जंतु में कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है? समझ गए ना? तारकाय जो है कुछ पादप में अनुपस्थित होती है, जबकि जंतुओं में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है। तारकाय जंतु में कोशिका विभाजन में मदद करता है। समझ गए? आप लिखते जाइए, ये लोग सब यह समझते जाइए। आगे देखिए, आइए हम लोग पांचवा, पादप अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। पादप अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जबकि जंतु अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव जंतु पर आश्रित रहता है। अर्थात यह स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता है। ठीक है? पादप क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि जंतु अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव जंतु पर आश्रित रहता है या स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता है। ठीक है ना? क्या क्या हम लोग पढ़े जी? उपचयन पढ़े, अपचयन पढ़े, चेतना पढ़े और चेतना पढ़े। ठीक है? अपचयन और उपचयन समझिए कैसे क्या बोलते हैं।
तो उपचयन बोलते हैं जब सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण होता है उसको उपचयन कहते हैं, जैसे वृद्धि। वहीं अपचयन जबकि जटिल अणुओं से टूटकर सरल अणु का निर्माण होता है तो उसको अपचयन कहते हैं। जैसे शोषण, शोषण क्या क्या होता है, जटिल अणु से टूटकर सरल अणु में बनता है, उसको उपचयन कहते हैं। और हम लोग पादप और जंतु के बारे में दोनों डिफरेंट जाने थे कि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसकी जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है जंतु में। आगे देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है पादप में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को उपस्थिति कारण होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। वही जंतु में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रसधानी। तो पादप में रसधानी बड़ी होती है, यह कोशिका द्रव से भरी होती है, जबकि जंतु में पादप की अपेक्षा यह छोटी होती है। और आगे पढ़े थे तरकाय। उस पादप में तरकाय अनुपस्थित होती है, जबकि जंतुओं में अक्सर तरकाय केंद्र के पास रहता है और इसका मुख्य काम है कोशिका को विभाजन करना। ठीक है, पादप अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकता है, पादप अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जबकि जंतु अपने भोजन के लिए अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित रहता है, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकता है। ये हम लोग आज पादप और जंतु के बारे में डिफरेंट पढ़ लिए, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आगे अभी चलेगा क्लास। ठीक है, इसीलिए आप लोग से अपेक्षा है कि आप इस वीडियो पर बने रहें, और हम लोग 71वीं बीपीएससी और आने वाला 1800 दरोगा को देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी कारण अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।